हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। कल हमने बात करी थी पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के बारे में। आज हम बात करेंगे साउथ इंडिया के बारे में। जब हम साउथ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो हम तीन किंगडम के बारे में प्रीडोमिनेंटली बात करेंगे, चोला, चेरा, पांड्या। इन तीनों के नाम से हम साउथ इंडिया को क्यों नहीं बोलते कि बोलते हैं ना चोला एज है, चेरा एज है, ऐसे क्यों नहीं बोलते। हम संगम एज क्यों पॉपुलर हुआ। तो व्हाट इज संगम, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो एक तो संगम एज बोली जाती है 300 बीसी से 300 एडी, या फिर थर्ड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी। साउथ इंडिया में कौन सा रीजन बोल रही हूँ तो ऐसा रीजन जो कि लाई करता है साउथ ऑफ कृष्ण और तुंगभद्रा रिवर। इसको संगम एज इसलिए कहते हैं क्योंकि तीन संगम हुई थी इस टाइम पे। संगम का अगर मैं इजी से बताऊं तो काउंसिल टाइप की हुई थी, जहाँ पे जो द्रविड़न लिटरेचर होती है ना, द्रविड़ लैंग्वेज की जो लिटरेचर है उसमें जो बेस्ट लिटरेचर है उनको चूज किया गया था और उनको रेंडर किया गया था एंथोलॉजीज की फॉर्म में। इन काउंसिल्स का पार्ट, इन संगम्स का पार्ट बने थे बहुत एमिनेंट स्कॉलर्स जो मिलके बैठते थे, डिस्कशन करते थे कि कौन सी जो लिटरेचर है वो अच्छी है, उसको चूज करते थे और फिर उसको छोटी छोटी स्टोरीज की फॉर्म में, एंथोलॉजीज की फॉर्म में लेकर आते थे। आप देखोगे जो तीनों संगम है इनको रॉयल पैट्रोनेज मिला था पांड्यन किंग से, जो कि मदुरई में थे। मदुरई में प्रेजेंट डे तमिलनाडु। मदुरई का दूसरा नाम मुचनगम भी है। देखो, मैं साउथ इंडिया से बिलोंग नहीं करती हूँ, तो हो सकता है मेरे मुंह से कुछ वर्ड थोड़े से गलत निकल जाएं। अगर कुछ हो जाए तो आई एम रियली वेरी सॉरी, और यू कैन करेक्ट मी। अगर मैं इनके जोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करूँ तो इस तरफ पे चोला है, नीचे की तरफ पांड्या तमिलनाडु में, और चेरा जो है आपके केरला पुत्र जिनको कहते हैं वो आपके केरला की तरफ होंगे। इसीलिए इनको केरला पुत्र कहते हैं। ये देखो, ये मुसीरी जो है ना, ये मुसीरी पोर्ट, ये इन्हीं का पोर्ट है, फेमस पोर्ट है इनका। चोला जो आप देखोगे, ये जो चोला है इनका जो डायनेस्टी है, चोल जो डायनेस्टी है वो मेजरली लाई करेगी ये कावेरी डेल्टा के करीब। कौन सी रिवर इनकी लिए मेन है, कावेरी डेल्टा। उसके बाद ये देख रहे हो आप, मरक्कम, अरिकमेदु, कावेरीपट्टनम, नागपट्टिनम, तो ये सब चोला डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कौरकई जो है आपके पांड्यास का मेन पोर्ट है। ठीक है, मुसीरी इनका हो गया, चेरा का। तीनों संगम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो तीन संगम हुई, पहली वाली मदुरई में, फिर कपाड़पुरम में, फिर दोबारा से मदुरई में। तीनों को पांड्यन किंग्स ने पैटर्नाइज किया, पांड्यास ने बेसिकली पैटर्नाइज किया है। पहली जो संगम हुई थी उसको माना जाता है कि गॉड्स ने अटेंड किया था, लेजेंडरी सेजेस ने अटेंड किया था, पर इसका कोई हमारे पास लिटरेरी वर्क नहीं है जो अभी अभी अवेलेबल हो। इसके बाद आप देखोगे जो सेकंड वाली हुई उसका तोलका पीएम नाम का एक टेक्स्ट है, सिर्फ एक यही, ओनली एंड ओनली दिस टेक्स्ट इज अवेलेबल, जो कि तोलका पियार ने लिखा है। इसके बाद संगम का काफ़ी सारा तमिल लिटरेरी वर्क जो है वो सर्वाइव किया है, और इसी से हम ड्रॉ करते हैं एविडेंसेस कि साउथ इंडिया में उस टाइम पे क्या क्या रहा होगा। संगम लिटरेचर की बारे में बात करूँ तो बहुत सारे संगम टेक्स्ट हुए, बट हम अपने टॉपिक को वहीं तक रखेंगे जहाँ तक यूपीएससी जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है तोलका पीएम, मैंने बताया सिर्फ यही था जो सेकंड संगम में आया, बाकी सारे थर्ड संगम से होंगे। तोलका पीएम रिटन बाय तोलका पियार, ये तमिल ग्रामर के बारे में बात करता है, तमिल की लिटरेरी वर्क के बारे में बात करता है। ग्रामर के बारे में बात करेगा, बट ये उस टाइम की पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर भी लाइट डालेगा। इसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट है इतदुगोई। ये 8 स्टोरीज है, 8 एंथोलॉजीज के बारे में बात करता है। 8 छोटी स्टोरीज है। 8 स्टोरीज के नाम यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, एक बार रीड करना हो तो प्लीज़ रीड कर लेना। पत्तू तो पत्तू जो है वो 10 आइडल्स है, 10 पोएम्स की फॉर्म में है, और ये 10 पोएम्स के नाम मैंने नीचे लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार सिर्फ रीड कर लेना। पर ये याद रखना, तोलकापियम, इतदुगोई, पत्तू तो पत्तू, ये सब क्या है। पतिनेन किलकनक्कू जो है वो 18 वर्क्स हैं अबाउट एथिक्स एंड मॉरल्स। ठीक है, इसके अंदर इसके अंदर एक पोएट, एक ग्रेट पोएट और फिलोसफर है जिनका नाम है तिरुवल्लुवर। उनका भी काम है, उनके काम का नाम है तिरुकुरल, विच इज़ इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको याद कर लेना। इनका काम है तिरुकुरल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नाम याद कर लेना। जो पतिनेन किलकनक्कू है, इसको 5th वेदा भी कहते हैं तमिल लिटरेचर का। बाकी 4 वेद हमने जैसे बात करी थी ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अगर आपको नहीं पता इन वेदों के बारे में तो आप प्लीज़ वैदिक एज वाली पीपीटी जाके देख लीजिएगा। इसके बाद एपिक्स के बारे में बात करूँ तो एपिक मतलब शॉर्ट स्टोरीज है ना, हीरोइक, जिसके अंदर स्टोरीज हो, जैसे महाभारत, रामायण हो गया, और एक ये साउथ इंडिया वाली होगी सिलपतिकरम एंड मनी मेघलई। तो सिलपतिकरम जो है इसके अंदर इलांगो अडिगल ने लिखी है। ये ब्रदर है एक चेरा किंग शेंगुटुवन के। शेंगुटुवन जो होंगे वो बहुत ही माइटी किंग है ऑफ चेरा डायनेस्टी।
तो ये जो स्टोरी है बेसिकली कन्नगी, एक फीमेल, एक लेडी प्रोटैगनिस्ट है, उनके ऊपर बेस्ड है, जो अपने किंग जो अपने हस्बैंड कोवलन की डेथ का बदला लेंगी पांड्यन किंग से। मणिमेखलाई इसी का, मणिमेखलाई जो दूसरा एपिक है वो इसी का ही आगे का सीक्वल है, और ये लिखा है शटनार ने। प्लीज़ ये याद कर लेना कि इनके पोएट्स कौन है, ठीक है, सॉरी पोएट्स कह रही हूँ, इनको लिखा किसने है। शिलापतिकरम में जहाँ तक ज़्यादातर बात पता चलती है जैनिज्म के बारे में, मणिमेखलाई में बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी सारा काम है, और भी रिलीजन्स के बारे में, बट मेजरली की बात कर रहे हैं। दूसरे सोर्सेज के बारे में और भी कई सारे सोर्सेज है, ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, जैसे जीवक चिंतामणि यहाँ से पता चलता है, वलयपति या फिर कुंडल कैसी, इससे भी पता चलता है। ग्रीक ऑथर्स बहुत सारे, मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए, याद है, सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा था, हिस्टोरियन है ये। स्ट्रैबो जोग्राफर है, प्लाइनी, टॉलमी। अगर इन दोनों के मेगास्थनीज के बारे में तो मैंने काफ़ी बात भी की थी इन मॉडर्न एम्पायर, आप जाके एक बार देख सकते हो। अशोकन इंस्क्रिप्शन भी काफ़ी सारी बताता है चेरा चोला पांड्या के बारे में। उसके बाद आप हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन देखोगे किंग खारवेल की, जो कि छेदी डायनेस्टी, प्रेजेंट डे ओडिशा के ऊपर इनका राज्य था। बात करेंगे हम, ये रह गई थी, आज की लास्ट स्लाइड मैंने इसी के ऊपर बनाई है। ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है तमिलनाडु के किंगडम्स के बारे में बात करता है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बेसिकली बोलूँ तो भुवनेश्वर में है, ठीक है, प्रेजेंट डे भुवनेश्वर के आसपास है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। हम पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे चेरा चोला पांड्या की, उसके बाद हम दोबारा से उसके बाद हम साउथ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से थी, या फिर मैं बोलना चाहूँ तो वुमेन की पोजीशन क्या थी, सोसाइटी कैसे चल रही थी, इकोनॉमी क्या थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चेरा पे आते हैं। तो चेरा केरला पुत्र कहते हैं, केरला पे ही इनका ज़्यादा बड़ा किंगडम होगा, और साथ में कोनगु रीजन तमिलनाडु भी इनके अंडर आएगा। कैपिटल बोलो तो वंजी है, वेस्ट कोस्ट मुसीरी तोंडी, ये मैंने आपको मुसीरी तो मैप पे भी दिखाया। इनका एम्बलम, इन राज्यों में एक चीज़ देखोगे, इन तीनों ही राज्यों का एम्बलम है एक, जैसे इनका बो एंड एरो है। उसके बाद पुगलूर इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट सेंचुरी एडी की इंस्क्रिप्शन है। ये बात करती है कि चेरा के 3 जनरेशन रही हैं। इनका पोर्ट सिस्टम काफ़ी डेवलप है ना, आप देखोगे साउथ इंडिया का पोर्ट सिस्टम काफ़ी डेवलप है, क्योंकि इनके पास ट्रेड करने के लिए सिर्फ वही है, समुद्र के थ्रू ट्रेड करे तो करे, और कोई तरीका नहीं है। तो ये अरेबियन सी के थ्रू ट्रेड करेंगे विद रोमन्स। ये रोमन एम्पायर में जाके एक टेम्पल भी बनाएंगे अगस्तस का। अगस्तस जो है वो उनके गॉड है, रोमन गॉड है। उसके बाद ग्रेटेस्ट रूलर बोलो तो शेंगुटुवन, जिनको रेड चेरा या फिर गुड चेरा भी कहते हैं। शिलापतिकरम में इनके बारे में ये लिखा है कि इन्होंने हिमालयाज तक गए थे, एक्सपीडिएट किए थे, और इन्होंने हराया था कई सारे नॉर्थ इंडियन रूलर्स को। इन्होंने पत्नी कल्ट या फिर वर्शिप ऑफ कनगी एक वाइफ है जिन्होंने पांड्यन किंग से बदला लिया था अपने हस्बैंड की डेथ का, तो कनगी को ये आइडल वाइफ मानते हैं, और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। पत्नी कल्ट इन्होंने ही शुरू किया था। ही वॉज द फर्स्ट टू सेंड एन एम्बेसडर भेजा था चाइना में साउथ इंडिया से। उसके बाद चोला किंग की बात करूँ, चोला किंगडम की बात करूँ, तो ये आप देखोगे कावेरी डेल्टा के इधर उधर, कावेरी डेल्टा के क्रॉस होगा, और इसको चोल मंडलम भी कहेंगे, प्रेजेंट डे तमिलनाडु मान सकते हो। कैपिटल इनकी उरैयर है और पुहार है, एम्बलम इनका टाइगर है। और चोला जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनकी एफिशिएंट नेवी, ठीक है। फेमस किंग कराईकाल है। पतिनापलई एक टेक्स्ट है जिसमें इनकी लाइफ और मिलिट्री के बारे में लिखा है। बहुत सारी संगम पोएम्स हैं जो बैटल ऑफ वेनी के बारे में बात करती हैं। बैटल ऑफ वेनी जिसमें पता चलता है कि इन्होंने चेरा पांड्या और बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम चीफ्टन से लड़ाई करी थी, एंड ही वन दैट वॉर, एवरी वॉर जो इन्होंने जीता, चेरा पांड्या वाला वो जीता। उसके बाद इनकी अचीवमेंट के कारण इनको ओवरलॉर्ड कहा जाता है, जैसे बोलते हैं ना महाराजा धीराज, महाराजा के महाराजा, वैसे ही ओवरलॉर्ड है ये तमिलनाडु के, क्योंकि पूरे रीजन पे एक तरह से रूल करने लग गए थे एक टाइम पे। ट्रेड और कॉमर्स इनके टाइम पे खूब फ्लरिश करेगा। इन्होंने एक पोर्ट सिटी की डेवलपमेंट करी थी पुहार पे, और साथ में एम्बैंकमेंट भी करी थी रिवर कावेरी रिवर की। ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने डैम की कंस्ट्रक्शन भी करी थी। मूविंग अहेड इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में अब हम बात करते हैं पांड्यास की। तो पांड्यास का जो रूल है वो मदुरई में होगा, कैपिटल भी इनकी मदुरई ही है। कोरकाई इनका मेन पोर्ट है, कोरकाई मैंने दिखाया भी था आपको मैप पे, और इनका एम्बलम फिश है। इस पोर्ट से ही बेसिकली पर्ल बहुत ज़्यादा इनका फेमस रहेगा, पर्ल का एक्सपोर्ट खूब होगा, कोरकाई से ही होगा। रूलर्स
जो है इनके रेगुलर आर्मी रखेंगे, ट्रेड बहुत अच्छा होगा, पर्ल्स में बहुत ज़्यादा ट्रेड करेंगे। इस सोसाइटी का एक स्ट्राइकिंग फीचर है सती प्रथा और कास्ट और आइडल वर्शिप यहाँ पे खूब होगा, विडोज़ का ट्रीटमेंट काफ़ी बुरा मिलेगा। ये अडॉप्ट करेंगे वैदिक रिलीजन, वैदिक प्रैक्टिसेस को वापस लेकर आएंगे, पैटर्नाइज करेंगे ब्राह्मण प्रीस्ट को। जब ये ब्राह्मण प्रीस्ट को पैटर्नाइज करेंगे तो इनके ऐसा माना जाता है कि बुद्धिस्ट लोगों पे या फिर जैन लोगों पे इन्होंने काफ़ी अत्याचार भी किए, जिसकी वजह से एक ट्राइब है कालभाराज, जो कि कालभराज उठेंगे, दे विल राइज टू पावर, और चोल, चेर और पांड्या इन तीनों ही किंगडम को गिरा देंगे थोड़े से टाइम के लिए बीच में, मतलब 3rd सेंचुरी एडी से 6th सेंचुरी एडी तक आप देखोगे कि चोला, चेरा, पांड्या किंगडम तीनों की तीनों एक बार के लिए खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कालभरा डायनेस्टी आ जाएगी। इनके आने का रीज़न यही माना जाता है कि मे बी परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था इन लोगों का, इसलिए ये लोग तंग होके उठे और इन्होंने तीनों ही किंगडम का डाउनफॉल लाया। हम बात करेंगे कालभराज के बारे में आगे। अभी आगे देखते हैं कि 3rd सेंचुरी एडी से 6th सेंचुरी एडी तक आप देखोगे पांड्यन जो है ये लोग चले जाएंगे फॉर टाइम के लिए। संगम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो इनकी हेरिडिटरी मोनार्की है। किंग जो है उनको 5 काउंसिल्स हेल्प करेंगी, जैसे मिनिस्टर्स को अमायचर बोलेंगे, प्रीस्ट को अंथनार, प्रीस्ट की काउंसिल को अंथनार बोलेंगे, एनवॉइस थूथर, एंड मिलिट्री कमांडर सेनापति, एंड स्पाइस जो है वो ओरर। प्लीज़ ये याद कर लेना, ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना ब्रैकेट में, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं कि ह्यूवर अंथनार, तो अंथनार वर द प्रीस्ट ऑफ साउथ इंडियन किंगडम, ऐसा हो सकता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी थी, हमने देखा ही आर्मी, नेवी, चोला की तो नेवी भी बहुत अच्छी थी। स्टेट की अगर इनकम का सोर्स बताऊँ तो लैंड रेवेन्यू था, कस्टम ड्यूटी था। अगर इनकी रॉयल ट्रेजरी, जो ट्रेजरी थी वो कैसे भरती थी, तो बूटी, जो चुराए वॉर करते थे तो जो बूटी लेकर आते थे वहाँ से, तो उनसे होती थी। उसके बाद रोड, रेलवे, पोर्ट, तीनों ही कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, ट्रेड जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप था। और आप देखोगे रॉबरी और स्मगलिंग के अगेंस्ट भी ये लोग गार्ड करते थे, तो आप इनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखो कितनी अच्छी है। उसके बाद इकोनॉमी की बात करूँ तो ये चीफली एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी थे, जिसमें राइस बहुत ज़्यादा उगाते थे। वीविंग, मेटल वर्क्स, कारपेंट्री, बीड मेकिंग, पर्ल्स हमने देखा ही, स्टोन्स, इन सब में, आइवरी, इन सब में काफ़ी महारत थी इनको। और आप देखो शिप बिल्डिंग भी कर रहे थे, तो मतलब ओवरसीज ट्रेड कर रहे थे थ्रू अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। एक्सपर्ट थे स्पिनिंग और वीविंग में, और इनकी स्पिनिंग और वीविंग इतनी फेमस थी कि इनका कॉटन फैब्रिक, जो वोवन कॉटन फैब्रिक है उरियर का, वो आप देखोगे कि एक्सपोर्ट भी होता था इन रोम। स्पाइसेस भी एक्सपोर्ट काफ़ी करते थे ये लोग, और प्रेशर स्टोन्स भी एक्सपोर्ट करते थे, तो मेजर एक्सपोर्ट्स के यहाँ लिखा हुआ है मैंने। आइवरी एक्सपोर्ट भी होता था, पर्ल का एक्सपोर्ट भी होता था। मेजर इंपोर्ट हम वहाँ से मंगाते क्या थे, तो वो हॉर्सेस, गोल्ड और स्वीट वाइन। पोर्ट सिटीज़ के बारे में तो मैंने पहले भी बात किया है, जैसे पुहार वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी, टोंडी, मुसीरी, चेरा वाली, कौरकई, पांड्या वाली, अरिकमेदु, मरक्करम, ये आपकी चोला के अंडर आती थी। हमें पता कैसे चलता है कि ये ट्रेड कर रहे थे, तो बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स मिले हैं, जिनके ऊपर अगस्तस, तिब्रस, नीरो, ये तीनों ही देखो तो रोमन गॉड्स हैं, तो रोमन एम्परर्स के जो कॉइन्स हैं वो यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद संगम सोसाइटी के बारे में बात करूँ तो तोलका पीएम जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, वैसे तो तमिल ग्रामर के बारे में है, पर तोलका पीएम एक ऐसा सोर्स है जो सोसाइटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा बताता है। तो तोलका पीएम में लिखा है कि लैंड जो है वो 5 तरह की लैंड में डिवाइडेड है साउथ इंडिया में। एक को कुरिंजी कहते हैं, जिसको हिली ट्रैक्स कहते हैं, मुलई पेस्टोरल है, मरुदम एग्रीकल्चर है, नेदल कोस्टल है, और पलाई जो है वो डेजर्ट है। प्लीज़ इसको लर्न कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है प्रीलिम्स में स्पेशली। तोलका पीएम अगर आप देखो तो उसके अंदर 4 कास्ट के बारे में देखो, अगर आप सिमिलैरिटी देखना चाहो तो वेदास में भी 4 कास्ट के बारे में बात करी है, तोलका पीएम में भी 4 कास्ट के बारे में बात करी है। तो पहली कास्ट है अरसर, रूलिंग क्लास, वैसे ही जैसे क्षत्रिय बोलते हैं। अंथनार आप देखोगे तो ये प्रीस्ट क्लास है, ये प्रीस्ट क्लास है। वनीगर, ट्रेड और कॉमर्स जैसे वैश्य हैं, और इनके अंदर शूद्र नाम से कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्लेवरी या फिर वैसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे शूद्र नाम की जगह पे एक दूसरी कास्ट है विच इज़ वेललार, या ये जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट है। इसमें भी मैं बोलूँगी ये जो नाम है इनको प्लीज़ याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी और भी प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जैसे थोड़ास, इरुलर्स, वेदार्स, नागास, नागालैंड वाली भी है, यहाँ पे भी एक छोटी सी ट्राइब है।
तो उनके बारे में भी लिखा है तोल्कापियम में ही। वुमेन के पोजीशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा कि विडोज़ की लाइफ मिजरेबल है, ये पहले भी लिखा था। और सोसाइटी में सती प्रथा, स्पेशली इन हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, ये प्रेजेंट है। अपर क्लास में बहुत ज़्यादा सती प्रेवलेंट थी। पर इसके अलावा मैं एक बात और बोलूँगी कि विमेन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी उस टाइम पे। इंटेलेक्चुअली ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्प की जाती थी इन लोगों को। जैसे बहुत सारे पोएट्स जो है, विमेन पोएट्स भी हुई, जैसे अवैयार या फिर ककाई पदिनियार। तो ये सब तमिल लिटरेचर में काफ़ी फेमस है। इन्होंने काफ़ी हेल्प की तमिल लिटरेचर को ग्रो करवाने में, फ्लरिश करवाने में। विमेन जो है इनको अपना लाइफ पार्टनर चूज करने तक की आज़ादी थी। इसके बाद हम रिलीजन की बात करें तो इनका जो इम्पोर्टेंट गॉड है साउथ इंडिया में वो है मुरुगन। इनको 6 अबोर्ड्स भी ऑनर किए गए हैं। इनके 6 अबोर्ड्स को बोलते हैं अरुपदई वीदु। यही नहीं है, मुरुगन ही खाली गॉड नहीं है, मेयन विष्णु के अवतार, वेंदन इंद्र के अवतार, वरुणन और कोरवई, तो ये सब दूसरे गॉड्स की भी पूजा ये लोग करते थे। उसके बाद ये हीरो स्टोन, एक पत्थर की पूजा जिसको नादू काल वर्शिप भी बोलते हैं, जिसमें ये जो वॉरियर्स होंगे जो बैटल में जाएंगे और जीतेंगे उनकी भी वर्शिप करेंगे। कैप्टन जो कैप्टन होते थे ना आर्मी के, उनको ये टाइटल देंगे एनआरडी का। एक फॉर्मल सेरेमनी होगी उसमें एनआरडी का टाइटल देंगे। तो एनआरडी का टाइटल ये किसको दे रहे हैं? कैप्टन ऑफ आर्मी को। इसमें मेगालिथिक प्रैक्टिस जो होती है ना, बरियल प्रैक्टिसेस, डेड को बरी करना, कुछ कुछ सामान रख के, वो भी देखी गई है और साथ में क्रिमेशन भी देखा गया है। उसके बाद आप संगम पीरियड का एंड कैसे हुआ तो मैंने बताया 3rd सेंचुरी एडी के बाद आप देखोगे कालभराज आ गए। रीज़न वही था, मे बी ये लोग बुद्धिस्ट थे या जैन्स थे, मेजरली कहते हैं बुद्धिस्ट थे। क्योंकि इनका परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था तो दे रोज टू पावर। ये आप देखोगे ऐसा माना जाता है कि चोला, चेरा और पांड्या के जितने भी किंग्स के जो बच्चे थे, प्रिंसेस थे, उन सबको ये एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और बंद करके रख लेंगे। इनसे परेशान होकर चोला, चेरा, पांड्या जो है वो 7th सेंचुरी 600 एडी के बाद 7th सेंचुरी में आप देखोगे वो एकदम तीनों उठ के एक दूसरे की हेल्प से आगे आएंगे और इस कालभराज डायनेस्टी को हटाएंगे। तो जो कालभराज वाला जो पीरियड है ना, इसको साउथ इंडिया में डार्क एज भी कहा जाता है। और कालभराज के जो किंग है उनको ईविल किंग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मारकाट मचाई। जो भी दिखता था ब्राह्मण उसको मार देते थे। मूविंग अहेड, छेदी डायनेस्टी। पहले ये ओडिशा की बात चल रही है। ओडिशा, साउथ इंडिया वाला पार्ट खत्म हो गया, ये ओडिशा की बात चल रही है। ये टॉपिक रह गया था तो इसलिए मैंने इसे यहाँ डाला। ओडिशा में ये छेदी डायनेस्टी थी। यहाँ का पता चलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किंग खारवेल की, जो कि 3rd छेदी किंग है, इनसे पता चलता है। ये प्रीडोमिनेंटली जैनिज्म को फॉलो करेंगे। तो आप देखोगे ओडिशा में बहुत सारी जैन साइट जो है वो फ्लरिश करेंगी। देखेंगे हम आगे आर्ट एंड कल्चर में, पर अभी नहीं। उसके बाद इन छेदी डायनेस्टी वाले जो रूलर्स थे ना, अपने आप को एक टाइटल देंगे, एक एपिथेट देंगे, अपने नाम के आगे पीछे लगाएंगे। महामेघ वाहन, महा मतलब ग्रेट, मेघ मतलब क्लाउड और वाहन मतलब वहीकल। महा मतलब इसका मतलब रहेगा लॉर्ड ऑफ द ग्रेट क्लाउड्स। तो ये अपने आप को में भी मानते थे लॉर्ड ऑफ द ग्रेट क्लाउड्स। इसके अलावा ये पावरफुल, या तो फिर ये कहना चाहते हैं कि ये उतने ही पावरफुल है जितने इंद्र जो गॉड है वो पावरफुल है। तो इस यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होती है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम गुप्ता के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो अगर कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।